चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है, यानी वो कौन सी समिति है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर काम करती है, ये पूछा गया है। तो वो होती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं लोक लेखा समिति को। देखिए, लोक लेखा समिति जिसको अंग्रेजी में पब्लिक अकाउंट कमेटी या पीएसी कहते हैं, ये भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली एक समिति होती है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा, यानी आप इसको ऑडिटिंग कह सकते हैं, ऑडिटिंग करने का काम, जो खर्च होता है सरकार का, उसका काम होता है लोक लेखा समिति का। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है और यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 बार भारत के टाइप हुआ है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ये मिस प्रिंटिंग है, कभी कभी टाइप हो जाता है गलत, इसको आप सही कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल जो किसी भी राज्य का होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 156(2) के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देगा, यानी उसके सिग्नेचर होंगे और लिखा हुआ उसका जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए होगा, और ये अनुच्छेद 156(2) के अधीन है। चलिए आगे चलते हैं। अब राज्यपाल के जो नियुक्ति है उससे संबंधित महत्वपूर्ण एक परंपरा पर नजर डालते हैं कि कौन सी वो परंपरा है। ऑप्शन नंबर ए, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। बी, निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। सी, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। या डी, किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इस परंपरा में सबसे सही ये है कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। चलिए अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 प्रकार की प्रथाएं बन गई थी। एक पहली वही जिसको मैंने किया कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है, और दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये प्रथाएं हैं। आगे चलते हैं। आगे हैं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये पूछा गया है। यह एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है, माफ कीजिएगा, यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। दूसरा, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। तीसरा, अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। ये पूरा सत्र है, इसको ठीक करेंगे आप। और डी, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें सही आंसर है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल को उस समय, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं अब हम, राज्यपाल को उस समय जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल की यह शक्ति कुछ शर्तों के अधीन भी है जिनकी जानकारी अनुच्छेद 213 में मिलती है। ऐसे अध्यादेशों को अगला सत्र आने पर विधानमंडल के सामने रखा जाता है और यह विधानमंडल उसे पहले ही अस्वीकृत न कर दे तो वह अध्यादेश विधानमंडल के स्तर में आने वाली तारीख से, जहां 2 सदन है, वहीं बाद वाले सदन के सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह में स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाता है। यह राज्य के राज्यपाल भी किसी भी समय वापस ले सकते हैं, परंतु विधानमंडल चाहे तो उसे 6 सप्ताह की अवधि के दौरान अध्यादेश को पारित करके कानून का रूप भी दिया जा सकता है या कानून का रूप देकर उसे जारी रख सकता है। वास्तव में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की तरह ही उसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग भी राज्य के विधानमंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसका मुख्यमंत्री मुखिया होता है। ये आप याद रखेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा
कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में जारी करता है? राज्यपाल करता है अनुच्छेद 213 में। आपको राष्ट्रपति को बताना है कि कौन से आर्टिकल में जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश को जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री हुई है? तो ये आंसर सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में। पर वो सुचेता कृपलानी जो मुख्यमंत्री जी थी, हमारी जो मुख्यमंत्री हुई थी, आज थोड़ा सा उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत अंदर से बनने लगे हैं कंपटीशन में। सुचेता कृपलानी जी के जन्म से शुरू करते हैं। उनका जन्म 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अम्बाला शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से उनकी पढ़ाई हुई, जिसके बाद कृपलानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्राध्यापक बनी। सन 1946 में संविधान सभा की सदस्य चुनी गई और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया गया। सन 1958 से लेकर 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रही और 1963 से 67 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के किसी भी राज्य में वो महिला मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 14 मार्च 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इससे पहले वे 2 बार लोकसभा के लिए भी चुनी गई थी। ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अम्बाला तो पंजाब में है पर ये हरियाणा में, तब सीमाएं ऐसे बटी हुई नहीं थी। अम्बाला जो था वो हरियाणा राज्य में लगता था। चलिए आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ये पूछा गया है। तो निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में जान लेते हैं। भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। यानी चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो निर्वाचन आयुक्त को दिया गया था। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए आज भी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी कह सकते हैं उनको, उनका नाम कमेंट बॉक्स में छापना है कि उनका नाम क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ये बंद करना होता है चुनाव से 48 घंटे पहले। जब मतदान होता है उससे 48 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार है उनको रोक दिया जाता है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों को उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। आचार संहिता के नियमों के अनुसार मतदान के दिन से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाना चाहिए। भारतीय राज्यों के लिए चुनाव से पहले की गतिविधियां अत्यंत आवश्यक होती है। आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी 10 चौपहिया वाहन भी रख सकता है, परंतु मतदान वाले दिन 3 चौपहिया वाहनों की उसे अनुमति होती है। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो उसका जो अधिकार है वो है भारत के राष्ट्रपति को, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? यानी किसको आरक्षण नहीं है? तो लोकसभा में जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, परंतु पिछड़े वर्ग से वो संबंधित नहीं है। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं पर है। देखिए, संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों को 2 भागों में प्रदान करता है, जिन्हें सामान्य अनुक्षेत्र यानी कॉमन डोमेन तथा अलग अनुक्षेत्र यानी सेपरेट डोमेन कहा जा सकता है। उनको उस दायरे में रखा जा सकता है। सामान्य यानी पहले कॉमन अनुक्षेत्र को देख लेते हैं। कॉमन अनुक्षेत्र में आने वाले अधिकार वे हैं जो हमारे देश के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।
और अलग अनुक्षेत्र वे हैं जहां अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं उनकी पहचान की रक्षा के लिए जिनको आरक्षित किया गया है। संविधान ने भाग 3 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान किए हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिसे राज्य को पालन करना है और ये भी न्यायिक रूप से लागू करने योग्य हैं। तो दो तरह का जो अधिकार है वो मिले हुए हैं मुस्लिम्स को या जो भी अल्पसंख्यक हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, कॉमन डोमेन और सेपरेट डोमेन, ये आप कह सकते हैं। दोनों डोमेन में ये अधिकार दिए गए हैं।